दोस्तों इन साइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमदद एक बड़ा इस्तीफा, एक बड़ा फैसला और एक बड़े का एहतसाब। नवंबर का आखिरी और दिसंबर का पहला हफ्ता बहुत ही ज्यादा हंगामा खेज होने जा रहा है, क्योंकि इन 15 दिनों के अंदर कुछ ऐसे पै दर पै अटैक्स होने जा रहे हैं जिससे वो जो इंडियन फिल्म नहीं आ रही थी धूम, जिसका गाना बड़ा मशहूर था, धूम मचा दे, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि इन्हीं आखिरी यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते में इसी तरीके से धूम मचने का इम्कानात हैं, और ये इम्कानात बहुत ही ज्यादा गहरे होते चले जा रहे हैं। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और सवाल ये भी है और बड़ा लॉजिकल सवाल है कि जनाब इस्तीफा किसका आ रहा है, और सवाल ये भी है जनाब कि एहतसाब किसका होगा, और सवाल ये भी है कि बड़ा फैसला कौन सा होने जा रहा है जिसके अभी तक कोई असरात नजर नहीं आ रहे। तो वो अर्ज ये है जनाब, क्योंकि सिचुएशन बड़ी जबरदस्त है, तो लिहाजा मुझे आज पै दर पै ऐसे ही फिल्मी इशारे या इस्तारे इस्तेमाल करना सूझ रहे हैं, क्योंकि वो एक गीत है ना, कहां तक सुनोगे कहां तक सुनाऊं। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर अगर थोड़ा सा रद्दो बदल कर दिया जाए, थोड़ी सी तहरीफ कर दी जाए, तो इसको इस तरीके से कहा जा सकता है किस सवाल से शुरू करूं और किस सवाल का पहले जायजा ले। तो मेरा यह ख्याल है कि फैसले से ही शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि यह फैसला बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, और इस फैसले का ताल्लुक बराह रास्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान से है। और चूंकि अब इंतखाबात का दौरा है, इंतखाबात बहुत ही ज्यादा करीब हैं, लिहाजा जो पार्टी के चेयरमैनशिप है इसका फैसला होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जनाब कि पार्टी का चेयरमैन कौन होगा। क्या इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन होंगे या इमरान खान की जगह पर कोई और पार्टी का चेयरमैन आएगा? क्या इमरान खान साहब खुद ये जो है पार्टी चेयरमैन नहीं छोड़ेंगे या कन्नों फड़ के उन्होंने कढ़िया जाएगा पैन? और मेरा इस बात पर काफी हद तक यकीन होता चला जा रहा है कि इमरान खान साहब नु कन्नों फड़ के ही कढ़िया जाएगा। और इसके लिए 23 नवंबर की तारीख, आज तारीख है, आप इसको नोट फरमा लें, 23 नवंबर की तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए जो दरखास्त है उसके फैसला होने के 99.9% इम्कानात हैं। और अगर इस केस का फैसला हो जाता है या कोई अगली तारीख ले ली जाती है तो फिर भी इस फैसले ने 7 दिसंबर से आगे नहीं जाना। इसका मतलब यह है कि जो पहला फैसला आने जा रहा है जिसका इशारा मैं आपको दे रहा हूं वो इमरान खान साहब की पार्टी चेयरमैनशिप से हटने का है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद इमरान खान साहब के अपने सबसे ज्यादा मुरब्बी चाहने वाले चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की तरफ से दिए जाने वाले फैसले की रोशनी में इमरान खान साहब को सजा याफ्ता डिक्लेयर करेंगे, और उस सजा याफ्ता डिक्लेयर होने के नतीजे में इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप को छोड़ना पड़ेगा। और इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से पहले एक नए क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा और उनको अपना पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब को हटाकर लाना पड़ेगा। अब यहां पर जो ट्विस्ट है थोड़ा सा वो मौजूद है कि क्या इमरान खान साहब की जमात में इमरान खान साहब के अलावा कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे पर फाइज किया जाए? क्योंकि मुराद सईद साहब इस वक्त अवेलेबल नहीं है। बुशरा बीबी के बारे में भी अब शुकूक व शुबहात पैदा होते चले जा रहे हैं कि वो इमरान खान के इस फैसले से पहले क्या उनके बारे में भी कोई फैसला हो जाएगा? क्या वो उस वक्त ऑन ग्राउंड पोलिटिकल ग्राउंड को वो पर मौजूद होंगी पार्टी को लीड करने के लिए, या इस बात का क्रेडिट अलीमा खान साहब को मिलेगा कि जनाब वो सामने आए और आकर पार्टी को लीड करें? और अगर अलीमा खान साहिबा या बुशरा बीबी पार्टी को आकर लीड करती हैं तो फिर वही इमरान खान साहब जो इससे पहले इस बात का तासुर देते थे कि जनाब मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, बाप के बाद बेटे को नहीं आना चाहिए, बेटे बाप के बाद बेटी को नहीं आना चाहिए, बाप के बाद भाई को नहीं आना चाहिए, दोनों भाइयों को नहीं आना चाहिए, इस तरह के सारी की सारी जो मरूसी सियासत पर इमरान खान साहब के असरात हैं वो तो सारे बकौल शेर अफजल मरवत साहब बढ़ के रह जाएंगे, क्योंकि फिर इसी जो है ना गंगा के अंदर इमरान खान साहब को स्नान करना पड़ेगा और फिर इमरान खान साहब को इसी मरूसी सियासत के गुन गाने पड़ेंगे अपनी बहन को पार्टी चेयरमैन बनाने के बाद। लेकिन इस बात के भी इम्कानात हैं कि जनाब खुद पार्टी के अंदर से ही कुछ ऐसी आवाज सामने आ जाए जिसके नतीजे में जो है कोई नया पार्टी का चेयरमैन बन जाए। इसके लिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें इंतजार कर लेना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू इस सारे सूरत हाल का है एहतसाब। एहतसाब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया जनाब, और उस एहतसाब के लिए जो इम्कानात हैं वो भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे इस बात की
کنفرم انفارمیشن ہے کہ باضابطہ طور پر احتساب کے لیے نہ صرف ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں پینل آف انکوائری اس کو تشکیل دیا جائے گا، بلکہ اس پینل آف انکوائری کے سامنے بہت ہی اہم شخصیت پیش ہونے جا رہی ہے، اور اس اہم شخصیت کا نام ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب۔ فیض حمید صاحب کے جناب ارد گرد گھیرا ہو گیا ہے تنگ، اور فیض حمید صاحب کے احتساب کے امکانات بھی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے دی جانے والی آبزرویشن خاص طور پر ٹاپ سٹی کیس میں وہ اس بات کی گنجائش پیدا کرے گی کہ وزارت دفاع خود جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف انکوائری کو انیشیٹ کرے۔ نہ صرف انکوائری کو انیشیٹ کیا جائے گا ٹاپ سٹی کے معاملے پر، بلکہ اب اس بات کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے ایشوز کے اوپر بھی جنرل فیض حمید صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی سرکردہ شخصیتیں بھی نہ صرف سامنے آئیں گی بلکہ سامنے آ کر جنرل فیض حمید صاحب کے کچھ پول کھولیں گی، اور اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ برطانیہ میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم ترین لیڈر اور عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی جناب زلفی بخاری صاحب کی انٹری سے، اور زلفی بخاری صاحب نے یقینی طور پر بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر جو انٹرویو دیا ہے جیو کے شہزاد اقبال صاحب کو، اس میں انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر سارے کا سارا ملبہ پھینک دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب عمران خان کے دور حکومت میں ہونے والے تمام تر اقدامات جو لیے گئے پولیٹیکل فرنٹ پر اور جو لیے گئے ایڈمنسٹریٹو فرنٹ پر، وہ تمام کے تمام انیشیٹوز لیے گئے ہیں جناب جنرل فیض حمید صاحب کے کہنے پر، کیونکہ وہ ساری کی ساری انفارمیشن اور ساری کی ساری انٹیلیجنس رپورٹس آتی تھیں جناب جنرل فیض حمید صاحب کے پاس، اور جنرل فیض حمید صاحب اس میں اپنی مرضی کی چیزوں کو مینوپولیٹ کر کے عمران خان صاحب کے روبرو رکھتے تھے، اور عمران خان صاحب اس کا حتمی فیصلہ کرتے تھے، اور وہ فیصلہ بھی بالکل ویسا ہی ہوتا تھا جیسا چاہتے تھے جناب فیض حمید صاحب۔ اس کو اب ستم دیکھنا چاہیے، اس کو میرا خیال ہے کہ یہ وہی جنرل فیض حمید صاحب ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب اقتدار میں آئے۔ 2018 کے انتخابات سے قبل نواز شریف وغیرہ کو جیلوں میں ڈال کر میڈیا عدالتوں نیب وغیرہ کو استعمال کر کے جس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی، اس کا سارا کریڈٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کو جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کو آؤٹ آف دی وے جا کر سہولیات فراہم کرنے کے لیے جنرل فیض حمید صاحب کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جنرل فیض حمید کی عمران خان پر عنایتوں کا عالم یہ تھا کہ جس وقت عمران خان صاحب 2018 کے انتخابات کے بعد عمران خان صاحب کی جیت کا جو فیصلہ تھا وہ سامنے آیا تھا، اور بتایا گیا کہ جناب عمران خان جیت گئے ہیں، اور بھی عمران خان نے وزیر اعظم کے عہدے کا چارج نہیں لیا تھا۔ عمران خان صاحب نے پاکستان سے عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عربیہ جانے کا فیصلہ کیا، اور ان کے ساتھ جانے والی شخصیات میں ایک ایسی شخصیت بھی شامل تھی جس کا نام اس وقت ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل تھا، یعنی وہ بیرون ملک نہیں جا سکتی تھی، اور وہ شخصیت وہی ہیں جنہوں نے لندن میں بیٹھ کر جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں، یعنی زلفی بخاری صاحب۔ اور زلفی بخاری صاحب اس وقت عمران خان صاحب نے حکم دیا جنرل فیض حمید صاحب کو کہ جناب میں نے جانا ہے، میں ایئرپورٹ پہ موجود ہوں، میں جہاز میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ زلفی بخاری بیٹھا ہے، اور یہاں پر حکام جو ہے وہ زلفی بخاری کو بیرون ملک نہیں جانے دے رہے۔ I would be the prime minister، میں چارج لینے جا رہا ہوں پرائم منسٹر کا، اور یہ میرا حکم ہے کہ جناب زلفی بخاری میرے ساتھ جائے گا اور میرے ساتھ آئے گا۔ اور جنرل فیض حمید صاحب اسی وقت حرکت میں نہ صرف آتے ہیں بلکہ زلفی بخاری کا نام فوری طور پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا جاتا ہے، اور زلفی بخاری عمران خان صاحب کے ساتھ جاتے ہیں جناب عمرہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے ہر ایک موقع پر جا کر عمران خان صاحب کو ہیلپ آؤٹ کیا، لیکن اب اس کو بھی ہم حالات کی ستم ظریفی ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت جنرل فیض حمید صاحب بہت زیادہ گھیرے میں ہیں
तो उनके ऊपर जो पत्थर फेंकने वाले हैं उनमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो लोग शामिल हैं जो जनरल फैज हमीद साहब से फैज पाते थे। इसको अब हम कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कह सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि ये जो एहतसाब है जिसका मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूं, ये एहतसाब अब इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होगा अगले चंद रोज़ में, यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान, यानी अगले 15 रोज़ के दौरान ये नोटिफिकेशन भी जारी होगा। इस इंक्वायरी के लिए जो अरकान हैं उनका तयन भी होगा, इंक्वायरी भी की जाएगी, इंक्वायरी की रिपोर्ट GHQ में भेजी भी जाएगी और अगर इल्ज़ामात साबित होते हैं तो फिर जनरल फैज हमीद साहब को उनके ओहदे पर दोबारा बहाल किया जाएगा और बहाल करने के बाद जनरल फैज हमीद साहब का होगा कोर्ट मार्शल। जनाब, इसका मतलब यह है कि बड़े एहतसाब की बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। अब आते हैं जनाब इस्तीफे पर, क्योंकि ये इस्तीफे की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। इस इस्तीफे का ताल्लुक पाकिस्तान की अदालती शख्सियत से है और ये बात भी बताई जा रही है कि अब इस इस्तीफे के इम्कानात कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली कार्रवाई के बाद बहुत ही ज़्यादा नुमाया होकर सामने आ गए हैं। क्योंकि कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में जिस तरीके से हमारे भाई, हमारे दोस्त जनाब मियां दाऊद एडवोकेट ने पंजा आजमाई की है ख्वाजा हारिस साहब के साथ इस कार्रवाई के दौरान, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल सताइश है। अगरचे ये पाबंदी आयद कर दी गई है मियां दाऊद साहब पर कि जनाब वो किसी भी तौर पर मीडिया पर आकर इस प्रोसीडिंग के हवाले से कोई जो बातें हैं वो नहीं कर सकते, अदरवाइज वो हमारे साथ मौजूद होते और हम उनसे इस प्रोसीडिंग के बारे में राय जान रहे होते। अलबत्ता जो सुनती सुनती उड़ती उड़ती खबरें पहुंची हैं, उन खबरों के मुताबिक मियां दाऊद एडवोकेट साहब ने जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से वो इंकशाफात किए हैं कि वहां पर बैठे हुए खुद जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के चेहरे पर एक रंग आता था और दूसरा रंग जाता था, और वहां पर बैठे हुए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, जब वो इन इल्ज़ामात पर सामने बैठे हुए मज़ार अली अकबर नकवी साहब के तरफ देखते थे, तौबा तौबा तौबा, वो सीन भी देखने से ताल्लुक़ रखता था। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से मियां दाऊद साहब ने ये जो प्रॉपर्टी जिनके पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है मज़ार अली अकबर नकवी साहब पर कि उन्होंने इसको हासिल किया है, ब्लैकमेलिंग करके हासिल किया है, दबाव करके हासिल किया है, उसका भी सारा कच्चा चट्टा खोला है मियां दाऊद ने जनाब उस केस के पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स की डिटेल, दरखास्त, कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें हुई हैं, असल खातून कौन थी, उसकी औलाद कैसे थी, किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, किस तरीके से, बल्कि यहां तक भी मियां दाऊद जो है रिकॉर्ड सामने ले आया कि जनाब वो रजिस्ट्री जो खरीदी गई, जिसके ऊपर प्रॉपर्टी खरीदी गई, उसके स्टैम्प पेपर भी जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के नाम पर इस सौदे की डील तय होने और ये प्रॉपर्टी असल मालिकान के नाम पर ट्रांसफर होने से पहले ही जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने वो स्टाम्प पेपर भी ले लिए थे और उसके ऊपर जनाब एग्रीमेंट भी बना लिया हुआ था। इसका मतलब यह है कि और किसी को इल्म हो ना हो कि फैसला क्या आना है, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को पता था कि फैसला क्या आना है, लिहाजा उन्होंने कागजात तैयार कर रखे थे। जैसे ही फैसला आया जनाब दस्तखत हुए और प्रॉपर्टी मज़ार अली अकबर नकवी साहब के पास ट्रांसफर होगी, और ये एक ऐसे इंकशाफात थे जिसने सबको ही चौंका के रख दिया। अब इस सारी प्रोसीडिंग्स में जहां पर बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, वहां पर इस बात के भी इशारे नजर आ रहे हैं कि वो जो दरखास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब हमारे मामलात को आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखें, वो दरखास्त अब गैर मौसर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो कुछ सामने आ चुका है इससे पहलू तही करना मुमकिन नहीं है, और चूंकि इससे पहलू तही नहीं होगी, इससे सरफे नजर नहीं होगा, इसको किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब यह है जनाब कि अब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के पास इसके अलावा और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो कहें जनाब अच्छा जी खुदा हाफिज मैं जा रहा हूं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल उनके पास कोई ऑप्शन बचने वाला है, और ये वाला इस्तीफा भी मुमकिना तौर पर दिसंबर में ही हमारे पास आने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो 3 इकदामात मैंने आपको बताए हैं, बड़ा इस्तीफा, बड़ा फैसला और बड़ा एहतसाब,
یہ تینوں کے تینوں چیزیں ہمارے سامنے مستقبل قریب میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی اداروں میں، اسٹیبلشمنٹ میں، عدلیہ میں بڑے پیمانے پر صاف صفائی کے عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو پولیٹیکل کلینزنگ ہے یہ ہونا انتخابات سے پہلے شاید کچھ زیادہ ہی ضروری ہو چکا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔